वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस न्यू लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। समझेंगे कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये जो टॉपिक है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए। ओके, तो अच्छे से समझना है। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को समझने से पहले हम थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पैनक्रियाज होता है ये हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है जो कि कई सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। ये जो इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होते हैं ये पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और ये एंजाइम्स हमारे हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए समझते हैं कि अब यहाँ पर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सडन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज में जब सडन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, सडन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ओके, that can range from mild discomfort to severe। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन है ये माइल्ड से इसकी शुरुआत होती है और सीवियर कंडीशन तक पहुँच जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, सडन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की कि भाई यहाँ पर जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या इसकी इटियोलॉजी होती है। कॉजेज की यहाँ पर बात करें तो इसके कई सारे कॉजेज होते हैं। जो इसका जो फर्स्ट कॉज है वो है हमारा गाल स्टोन्स। ठीक है, गाल स्टोन जिसको हम लोग कोलीलिथियासिस भी बोलते हैं। गाल स्टोन का मतलब जो गाल ब्लैडर होता है उसमें जब पथरी हो जाती, स्टोन्स हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलीलिथियासिस बोलते हैं या फिर कई बार हम लोग गाल स्टोन्स बोलते हैं। जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का वो है गाल स्टोन या फिर जिसको हम लोग कोलीलिथियासिस बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, गाल स्टोन के कंडीशन में क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ये ब्लॉक हो जाती है। जब पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाती है तब क्या होता है कि जो पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो पैनक्रियाज के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कॉज है वो है अल्कोहल एब्यूज़। जो अल्कोहल एब्यूज़ है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का। ठीक है, जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है वो है गाल स्टोन और जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हमारा अल्कोहल एब्यूज़, राइट। तो यहाँ पर जो अल्कोहल होता है ये हमारे पैनक्रियाज पर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो पैनक्रियाज होता है इस पर जो है डायरेक्टली टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है। तो ये जो अल्कोहल होता है ये भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को कॉज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडीमिया। हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडीमिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब भी ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई हो जाता है तो इसकी वजह से भी यहाँ पर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि होता है यहाँ पर क्या है, ब्लड के अंदर जब फैट का लेवल बढ़ता है तब क्या होता है, जो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लॉक होने लगती हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो है मेडिकेशंस।
कई सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को कॉज करती हैं, जैसे कि डायरेटिक्स हो गए या फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को कॉज करती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इन्फेक्शन, मान लीजिए पेनक्रियास के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, मम्प्स का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोक्स के वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रॉमा, मान लीजिए जो पेनक्रियाज है उसमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो है पोस्ट ईआरसीपी। पोस्ट ईआरसीपी का मतलब क्या है? ईआरसीपी मीन्स इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये जब पोस्ट ईआरसीपी जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इस ईआरसीपी टेस्ट करवाने के बाद कुछ दिनों बाद जो है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ऑटो इम्यून, कई बार क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो जाती है। जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो पेनक्रियाज की सेल्स को किल करने लगता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जेनेटिक, कई बार क्या होता है जेनेटिकली, ये जो है फैमिली टू फैमिली, अगर फैमिली में किसी को है ऐसी कंडीशन है तो जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होती है। तो ये हमारे इतने सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि भाई एक्चुअल में जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन है डेवलप कैसे होती है, कैसे कैसे हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा कि हमने बात किया था कि जो गाल स्टोन्स होते हैं, जो कोलीलिथियासिस की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो जब ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज द्वारा, जो एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं वो पैनक्रियाज के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं जो एंजाइम्स होते हैं। एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्री मेच्योरली एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, प्री मेच्योर एक्टिवेशन इनका हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक टिश्यूज हैं वो एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को जब डाइजेस्ट करने लगते हैं, पैनक्रियाट की सेल्स और पैनक्रियाज के टिश्यूज से एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होने लगती है। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ साथ कई सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन वहाँ पर डेवलप हो जाता है। ठीक है, कई सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगती है। ओके, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी जो है अफेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, SIRS यानी कि सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम देखने को मिलता है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर, हमारे बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट को डेथ हो जाती है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। अब भाई पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले एब्डोमिनल पेन देखने को पेशेंट में मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ये जो एब्डोमिनल पेन है ये पेशेंट में सीवियर हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, और ये जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन देखने को मिलता है, और ये जो पेन है रेडिएट भी करता रहता है। ठीक है, रेडिएट्स टू द बैक साइड में ये पेन रेडिएट भी करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में क्या होगा, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है एंजाइम्स की कमी के कारण, जिसलिए पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग होगा। पेशेंट में माइल्ड फीवर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लो ग्रेड फीवर पेशेंट में हो सकता है, और पेशेंट में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी,
और यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट में हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट में जॉइंटिस भी हो सकता है अगर पेशेंट में जो बाइल डक्ट है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। बाइल डक्ट अगर ऑब्स्ट्रक्ट है, बाइल डक्ट अफेक्ट हुई है तो उसमें जॉइंटिस भी हो सकता है पेशेंट को। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें कूलेंस साइन देखने को मिलता है। कूलेंस साइन में क्या होता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो एम्बिलिकस जो होती है, एम्बिलिकस के अराउंड में क्या होता है, ब्रूसिंग देखने को मिलती है। ब्रूसिंग का मतलब होता है कि जो एम्बिलिकस के अराउंड में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से ब्लीडिंग हल्की हल्की होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलेगा। ग्रे टर्नर साइन में क्या होता है कि जो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है वहाँ पर ब्रूसिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो साइन और सिम्टम्स हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये बात हुई हमारी साइन और सिम्टम्स की। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब पेशेंट को कैसे आप डायग्नोस करोगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट में क्या करवाते हैं, सीरम एनालिसिस, सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज। ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कि सीरम में पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स का एमाइलेज और लाइपेज जो दो एंजाइम्स होते हैं इनके लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। जो कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के कंडीशन में जो एमाइलेज और लाइपेज हैं इनका एलिवेशन देखने को मिलेगा, ये इंक्रीज देखने को मिलेंगे, राइट, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है ये। नेक्स्ट यहाँ पर है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जब आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो जो लीवर के एंजाइम्स हैं वो भी इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता चलता है, हम अल्ट्रासाउंड से गाल स्टोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो गाल स्टोन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं पेशेंट का। और यहाँ पर पेशेंट में सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन क्यों करवाते हैं, सीवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट की सीवियरिटी है, पेशेंट की सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस को असेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ताकि जो पैनक्रियाज है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर एमआरआई और सीटी स्कैन, एमआरआई और एमआरसीपी भी करवाते हैं ताकि जो पैनक्रियाटिक डक्ट हैं उनको हम इमेजिंग कर सकें, उनको हम देख सकें। नेक्स्ट यहाँ पर सीआरपी जिसको बोलते हैं एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये भी एलिवेट देखने को मिलेगी जब भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है इंक्रीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। अब भाई हम पेशेंट को क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, किसी पेशेंट को अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का केस अगर आया है तो उसको क्या मैनेजमेंट, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट की यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोर्टिव केयर की बात करें तो इसमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं। कौन सा फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि बॉडी को हाइड्रेट रखा जा सके, ठीक है। बॉडी में परफ्यूजन और हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को पेन मैनेजमेंट करना है, पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, ठीक है, डाइक्लोफेन दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग माउथ से कुछ भी नहीं देते हैं, पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है, क्योंकि पेशेंट में नोज़िया वोमिटिंग कंटिन्यू होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनपीओ पेशेंट को रखते हैं। जो भी हम लोग पेशेंट को न्यूट्रिशन देते हैं वो आईवी लाइन से देते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज। अब भाई जिस वजह से हो रहा है पैनक्रियाटाइटिस उस कॉज को ट्रीट करना है, जैसे कि गाल स्टोन्स। मोस्ट जो कॉमन कॉज है वो है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का गाल स्टोन, तो गाल स्टोन को ट्रीट करना है। गाल स्टोन को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, जो गाल ब्लैडर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो है एल्कोहल सेसेशन, एल्कोहल को स्टॉप कर देना है, क्योंकि एल्कोहल भी जो है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को कॉज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, जो बॉडी के अंदर फैट है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ऐसे ड्रग्स को, ऐसे मेडिकेशंस को लेना है जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो है मैनेजमेंट जो कि एक पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं।
अब लास्ट में बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अब भाई पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है स्यूडोसिस्टस। ये जो स्यूडोसिस्ट होता है ये एक एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और ये कलेक्शन जो होता है ये इन्फेक्टेड भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्रोसिस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर जो पैनक्रियाज के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होती हैं, उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, नेक्रोसिस होने लगती है। और सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ARDS, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पेशेंट में सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि ARDS, और पेशेंट में रिनल फेलियर हो सकता है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ साथ अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे GS मेडिकल अकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।